सो वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए में कॉपी कैसे लिखते हैं, अर्थात बीए में लघुत्तरीय प्रश्नों को कैसे डील करें और जो है अति लघुत्तरीय को कैसे डील करें और दीर्घोत्तरीय को कैसे डील करते हैं। बहुविकल्पीय से संबंधित एक वीडियो में जल्द ही बना दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, कुल मिलाकर के बात करेंगे कि बीए की परीक्षा में या फिर आप चाहे कोई भी परीक्षा हो, बीए की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। बीए की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ओके, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि बीए की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं, एग्जामिनर क्या चाहता है। इसको 4-5 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेंगे भैया, और 4-5 कैटेगरी आपकी होगी। पहली बात तो क्या होनी चाहिए आपके उत्तर में, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए भैया आपके उत्तर, पहली बात तो उत्तर क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, सटीकता होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा क्या होनी चाहिए, उत्तर आपका सरल होना चाहिए, यानी सरलता होनी चाहिए उत्तर में। तीसरा मुद्दा आपका होता सटीकता सरलता हो गई, उसके बाद में जो है स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। और चौथा मुद्दा आपका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला सटीकता, दूसरा सरलता और तीसरा आपका होगा स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता के साथ साथ उत्तर क्या होना चाहिए, संपूर्णता को प्राप्त होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण होना चाहिए उत्तर। जितना पूछा गया है, जितने पहलू पूछे गए हैं उतने पूछे जाने चाहिए, मतलब उतने पूर्ण होने चाहिए। तो संपूर्णता हो गई आपकी। संपूर्णता के साथ साथ जो है उत्तर में आपकी क्या होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए आपकी भाषा में। तो भाषा में क्या होनी चाहिए, तारतम्यता। भाषा में क्या होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता, सरलता, सटीकता, स्वच्छंदता, ये सब क्या होते हैं, इन सभी मुद्दों को हम चर्चा करेंगे कि इन सभी चीज़ों में हमको क्या क्या चीज़ें करनी होती है। आखिरकार सटीकता का मतलब क्या होता है, सरलता का क्या मतलब होता है, स्वच्छता का क्या मतलब होता है और संपूर्णता का क्या मतलब होता है, तारतम्यता का मतलब क्या होता है। और उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। अगला है आपका तारतम्यता के बाद में आप जो है भाषा आपकी सही होनी चाहिए, यानी भाषा शैली आपकी एकदम से ठीक ठाक होनी चाहिए लिखते समय। ओके, भाषा शैली आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई। साथ ही साथ और भी कुछ फैक्टर होते हैं कॉपी लिखते समय, क्या होते हैं आपका जो है समय मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट एक होता है आपका। तो टाइम मैनेजमेंट हम एम से लिख देते, समझ जाइएगा, टाइम मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट के साथ ही साथ आपको जो है धैर्यपूर्वक कार्य करना है, धैर्य आपका सही होना चाहिए। अर्थात उत्तर आपको एक नहीं आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा धैर्य क्या होती है, यानी धैर्यता जो है उत्तर में आपको लिखते समय रखनी चाहिए कि हाँ जो है आपको धैर्य रहना चाहिए, आपको अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोना। इसमें धैर्यता आपको अति अनिवार्य कि धैर्य आप होकर के उत्तर को लिखेंगे। उसके बाद में आप क्या होते हैं, धैर्यता के साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे, ये चाहे पीसीएस की कॉपी लिख रहे हैं, चाहे यूपीएससी की कॉपी लिख रहे हैं, मेंस की परीक्षा, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, इनमें अगर इन आपके जो है उसमें कॉपी लेखन में, उत्तर लेखन में अगर ये सारी चीज़ें आपके हैं तो कोई रोक नहीं सकता कि आपको नंबरों की बौछार कर देगा एग्जामिनर। या बात ध्यान रखेंगे, अगर ये सारे मुद्दे आपके जो है आपकी कॉपी में आते हैं। धैर्यता हो गई। और बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए और भी कोई मुद्दा छूट रहा है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, धैर्यता हो गई। उसके बाद में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए किसी मुद्दे के प्रति, और उसमें जो है घुमाने की थोड़ी शैली होनी चाहिए आपको। हालांकि ये केवल बीए के लिए आपका जो है आपकी जो घुमाने वाली शैली है बीए में ही काम आएगी, मतलब बनावटी चीज़ें। बाकी ये परीक्षा में जो है बीए की परीक्षा में सटीक उतरेगा ये। बाकी जो ज्ञान होगा आपका यह जो है यूपीएससी और पीसीएस में भी जो है सही ठीक ठाक उतरेगा, पीसीएस में। ओके, या फिर आप इसको जो है यूपीएससी थोड़ी कह सकते हो, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में आप जो है यूपीएससी के तहत आपका आईएएस वगैरह होता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसमें अगर आप लिख रहे हैं कॉपी तो इसमें जो है ज्ञान आपके पास होना चाहिए, अर्थात आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, यानी विजडम आपके पास ठीक ठाक हो, विचार आपके पास हो, आपके अंदर कुछ आपकी शैली हो। ऐसा नहीं कि जो विद्वानों ने लिख दिया उसी को आप लिख देंगे। आप समझते हैं सटीकता क्या होती है। अभी और मुद्दे अगर हमको ध्यान में आते रहेंगे तो मैं उसको बता दूंगा। हालांकि इतने का अगर आप प्रयोग कर लेंगे क्या होते हैं अभी मैं बता दूंगा। ओके, सटीकता क्या होती है, सटीकता को समझने से पहले आपको यहाँ पर देखना होगा सटीक क्या चीज़ है। सटीक मतलब होता है जो पूछा गया है, जैसे पूछ रहा है कि निर्धनता का कारण बताइए, सीधा सीधा सिंपल से समझिए। अगर आपसे पूछ रहा है कि निर्धनता का कारण बताइए, निर्धनता का कारण बताइए, ओके, तो आपको सिर्फ निर्धनता का कारण ही बताना है। लेकिन
लेकिन और लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये हो कि निर्धनता पूछा, निर्धनता का कारण बताइए। मान लेते हैं लघुत्तरीय का है या फिर जो है अति लघुत्तरीय का, पर निर्धनता का कारण बताइए। आपसे पूछेगा किन्हीं 4 कारण बताइए, फिर अगर लघुत्तरीय पूछेगा तो कारण बताइए। ओके, ऐसे पूछ लेगा। अब आपको निर्धनता के कारण को बताते हुए साथ ही साथ सबसे पहले आपको यहाँ पर मुद्दा यह आता है कि निर्धनता क्या होती है, इसको आपको बताना है। उसके बाद में उसका हमको कारण बताना पड़ेगा। ओके, निर्धनता आप बता देंगे कि हाँ ऐसा जो है ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है जो कि क्या करे, या तो जो है मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण से, या फिर जो है कमाई हो उसकी, या तो कमाए या फिर मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण से अपने परिवार की समस्त इच्छाओं को अपने जो है उससे उस पर आश्रित जो व्यक्ति हैं उस आश्रितों की या फिर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, वही व्यक्ति निर्धन होता है। आप उसमें इसकी परिभाषा बता सकते हैं निर्धनता की, और साथ ही साथ उसके कारण के रूप में आप कारण में जो है पहला कारण आप आर्थिक कारण बता सकते हैं, राजनीतिक कारण बता सकते हैं, आप ऐतिहासिक कारण बता सकते हैं। ये देखिए ये सबसे सही तरीका होता है किसी भी उत्तर को लिखने के लिए। ठीक, तो आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, ऐतिहासिक कारक, उसके अंदर कुछ भौगोलिक कारक होते हैं। ओके, और कुछ आपके जो है कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि कुछ सांस्कृतिक कारण हो गए, सांस्कृतिक कारण, कुछ धार्मिक कारण हो जाते हैं इसमें जो है सब में। तो कोई भी मुद्दा आप लिख रहे हो तो उसमें लगभग आपके 6-7 कारण बिल्कुल जो है आम भाषा में होते हैं, हमेशा होते हैं। अब ऐसे परिणाम पूछेगा या प्रभाव पूछे तो भी आपका आर्थिक प्रभाव क्या होता है, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं जो है सांस्कृतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं तमाम सारे प्रभाव जो पड़ेंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जो है सांस्कृतिक। ठीक, ये सारे के सारे प्रभाव, कारण, ये सब आप कारण में या प्रभाव में लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लिखते समय कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सटीकता होनी चाहिए, अर्थात जो पूछा गया उसमें आप जो है पूर्ण रूप से वही चीज़ लिखें जो पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर निर्धनता का कारण पूछा गया तो इसमें आप ये संकोच नहीं करेंगे कि निर्धनता की परिभाषा हमको देनी, बिल्कुल देनी पड़ेगी वहाँ पर परिभाषा। ओके, क्योंकि निर्धनता भैया पहले बताओ तो निर्धनता का है, उसके बाद में तो कारण दोगे ना। निर्धनता ये हो गई सटीकता आपके उत्तर में। सटीकता का एक मतलब यहाँ पर और होता था कि सटीक हो, उत्तर ठीक ठाक हो, जो पूछा गया वही का पूरा आपको बयां कर रहा हो। दूसरा सरलता, उत्तर में ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कठिन किताबी भाषा का प्रयोग कर दे, इतना भी आपको जो है कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा उत्तर लिखना है कि वो सरल रूप में हमारे सामने समझ में आ जाए लोगों के, अर्थात एग्जामिनर आपके आप जो बातें, चूँकि जो आप होते ना, आपका प्रतिनिधित्व आपकी कॉपी करती है, तो आप अपनी कॉपी को इतना सही तरीके से सरल भाषा में लिखें। अब इतने भी सरल भाषा में लिखिए कक्षा 1-2 का विद्यार्थी उसमें जो है आम लिखना हो, छोटा से तो आम बना दे, ऐसा भी नहीं लिखना है। सरलता मतलब होता है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो कि एग्जामिनर के समझ में आ जाए। तो सरलता उत्तर में होनी चाहिए, उत्तर ज़्यादा कठिनता की ओर नहीं होना चाहिए कि आप भी ना समझ पाएँ और एग्जामिनर भी ना समझ पाए। तो ये ऐसा लिखना, आपको सरलता होनी चाहिए। तीसरा नंबर, आपके उत्तर लिखते समय आपको स्वच्छंदता होनी चाहिए, मतलब स्वच्छंदता तो होनी चाहिए लेकिन निबंध लिखते समय, बाकी स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता क्या होती है, सबसे पहले आप लोग ध्यान होगा इंटर हाई स्कूल में कॉपी लिखने से पहले आपके वहाँ पर छपा होता था कि स्वच्छता का ध्यान दें। ठीक, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। हालांकि वैसी स्वच्छता जो इंटर या हाई स्कूल में हुआ करती थी, वह स्वच्छता जो है बीए में उतना मान्यता नहीं प्राप्त है स्वच्छता को। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें लिखिए जाकि मान समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये सारी चीज़ें, अभी समझे में नहीं रहा क्या लिखा है। अब लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है, इसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा बीए की परीक्षा में, तो यहाँ पर समझ में आया कि हाँ ये परीक्षा ही लिखा है, इसे का लिखा आपने, तो ये पता चले कि हाँ का की तरह ही बनाया। अब का को पता चले कि ऐसे आपने बना दिया का। अब ये का कौन समझेगा कि ये का है, तो आपको का को एकदम से का की तरह बनाना है, खा को खा की तरह बनाना है। इसी प्रकार से ऐसी तरीके से लिखना है कि ताकि उसको एग्जामिनर को पता चले कि हाँ का क्या है और खा क्या है, अर्थात वो आप जो लिख रहे हैं उसको पढ़ सके। तो उसी को हम कहते हैं स्वच्छता, या स्वच्छता इसका मतलब होता है। संपूर्णता क्या होती है, संपूर्णता अर्थात उत्तर में पूछा गया कि निर्धनता का कारण बताते हुए उसके विभिन्न प्रभावों, समाज पर जो पड़े प्रभाव हैं या सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करिए, या फिर निर्धनता की परिभाषा दीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में से पूछा नहीं कि निर्धनता की परिभाषा दीजिए तथा निर्धनता के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए कि किन्हीं 2-3 प्रभावों पर जो है विस्तार से चर्चा करिए। अब वहाँ पर क्या पूछा गया, पहली चीज़ तो यहाँ पर एक प्रकार से निर्धनता की परिभाषा पूछी गई। दूसरी बात यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, विभिन्न कारण
तो कारण को आपको बताना, परिभाषा बतानी है और परिभाषा आपको विद्वानों के अनुसार, 2 विद्वानों के अनुसार बता देनी है। उसके बाद में एक परिभाषा आप अपने हिसाब से इन दोनों के जो है रिलेटेड करके, मतलब कि इन दोनों जो लोग दो लोग आपने लिखा है उन दोनों से मैच करती हुए एक परिभाषा बनाएंगे जो खुद की परिभाषा होगी और वह खुद की परिभाषा लिख देंगे। उसके बाद में कारण में आप जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के सारे कारण लिख दें, उनमें थोड़ा थोड़ा 20-20, 33 शब्द लिख देंगे। उसके बाद में कारण के बाद में उन्हीं में 2-3-4 परिणाम जो होंगे उनको लिख देंगे और परिणाम लिखने के बाद में एक मुद्दा दीर्घ उत्तरीय में आप करेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष हेडिंग अवश्य डाल देंगे और निष्कर्ष हेडिंग डालने के बाद में आप बहुत ही आसानी से निष्कर्ष हेडिंग डालने के बाद में निष्कर्ष में लिख देंगे कि हाँ निर्धनता क्या है। निर्धनता का मतलब एक जो है कम शब्दों में अपनी चीज़ों को बयां कर दें। ओके, तो निष्कर्ष क्या निकाला आपने, सारे मुद्दों को पढ़ा और आप जैसे युवा मान लेते वो यही पूछा जाता है कि युवा हमारे देश के जो बैचलर डिग्री करने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं उनकी मनोदशा क्या है, उनका मंतव्य क्या होता है इस मुद्दे के प्रति। तो इसीलिए वो प्रश्न पूछते हैं और वो ये नहीं करते कि आप जो है किताब से देख करके आएंगे बताएंगे। आपके अंदर आपके विचारों की शैली क्या है, आप उस मुद्दे पर किस प्रकार से खरे उतरते हैं, आप उस मुद्दे को किस प्रकार से डील करते हैं, वह जानना चाह रहा है बस। तो आपके विचारों को जानना चाह रहा है, ना कि आप जो किताब में लिखा है उन विचारों को। वो तो किताब में ऑलरेडी लिखा है उसको पढ़ लेगा। भैया काहे प्रश्न पूछते हैं एग्जामिनर इसीलिए प्रश्न पूछते ताकि आप उस मुद्दे पर हो सकता है कुछ नया उत्तर दे दें। तो आप कोई भी परीक्षा दें तो परीक्षा में देते समय आप कुछ नए चीज़ों का प्रयोग करना अवश्य करें, ताकि कुछ ऐसा करें जो किताबों में भी आपको मेंशन ना हो, कुछ अपने शैली का प्रयोग करें। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक प्रकार से क्या होता है, उसका खुद का अपना ही मूल्य होता है। तो चूंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। यह बात ध्यान रखेंगे, कभी बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अपने हिसाब से उत्तर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ध्यान रखेंगे कभी भी लिखित उत्तर सही या गलत नहीं होता, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्णता हो गई, उत्तर में जो पूछा गया वो संपूर्णता हो गई। संपूर्णता तभी आएगी जब निष्कर्ष आप लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे, निष्कर्ष आप लिखेंगे। सबसे पहली बात निष्कर्ष आपको लिखना पड़ेगा। ओके, लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे, निष्कर्ष से पता चलेगा कि हाँ बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है और क्या जान रहा है। क्योंकि आपके जो है पुस्तक वगैरह में निष्कर्ष नहीं दिया होता है, ना तो इंट्रो दिया होता है। तो आप कुछ नया तरीके से जब लिखेंगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा आपसे और आपको नंबर अवश्य देगा। ओके, हालांकि मैं बताऊँ बीए के लिए, तो बीए में ज़्यादा अगर आप जो है ज़्यादा डीप में जा करके लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर उतना ध्यान ना दे, कॉपी चेक करने में समझ ना पाए। तो हालांकि आपको पहले दूसरे पन्ने में सारे के सारी चीज़ों को फॉलो करना है, पहले 2-3 पन्ने में, उसके अंदर लास्ट वाले में ऐसा कर देना है। उसके अंदर बीच में जो है आप जिस प्रकार से लिखते हैं आप जो बना करके लिख देंगे। जो प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है उसको पहले दूसरे पेज तीसरे पेज में लिख देंगे और जो आपको और ज़्यादा आ रहा मतलब थोड़ा और ज़्यादा आ रहा है उसको पीछे वाले पन्ने में लिख देंगे। ठीक, उसके बाद जो बीच का पन्ना आपका बच रहा है उसमें जो है आप जो कम जान रहे हैं उनको बीच में लिख देंगे और इधर उधर की बातें उसमें लिख करके आराम से अपना नंबर पा सकते हैं। ये तो थोड़ा ट्रिक की बात है। लेकिन अगर मैं बताऊं वास्तविक रूप से अगर कोई व्यक्ति कॉपी लिखता ही है और कोई व्यक्ति कॉपी चेक ही करने बैठ जाए, टॉप करने के निस्बत से लिखना है, तो ये सारे के सारे मुद्दे आपको पते होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। ओके, संपूर्णता के साथ साथ आपके उत्तर में तारतम्यता होनी चाहिए। आपकी भाषा शैली में क्या होनी चाहिए, तारतम्यता। तारतम्यता क्या होती है, व्हाट डू यू मीन तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब होता है जैसे आपने लिखा कि जो है एक राजा रहता था, वह बहुत धनी था, वह जंगल में डेली शिकार खेलने जाता था। शिकार खेलने के तदुपरांत अब ऐसे जैसे देखिए एक राजा था, वह क्या था, वह जो है एक राजा था, वह अपने राज्य में राज्य करता था, वह जंगल में शिकार खेलने जाता था। शिकार खेलते समय उसको 2-3-4 हिरन मिल जाते थे, हिरन के मांस को ला करके जो है भूजता था, खाता था, उसके बाद में फिर सुबह शिकार खेलने जाता था। तो एक प्रकार से तारतम्यता बनती चली गई ना कि जंगल से शिकार, शिकार से क्या होगा, शिकार से क्या होगा, उसके बाद में उससे क्या होगा। जैसे मैं मान लूँ बता दूँ कि जैसे पूछ लिया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, 1 मिनट के लिए मैं सारे सब्जेक्ट को मिला के बता रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग पूछ लिया आप, ग्लोबल वार्मिंग जो है वैश्विक तापन जिसको कहते हैं आप, या फिर वैश्विक ऊष्मन कहते हैं जिसको, तो वह उसके बारे में पूछ लिया। अब आप उसको बताने से पहले आप बताएंगे कि समुद्र का जल आप बताएंगे ग्लेशियर जो है उस वैश्विक तापन से के कारण से क्या होगा। वैश्विक तापन मतलब कि जब जो है विश्व स्तर पर क्या हो जाए, गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाए। अब जब गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसके कारण से मतलब जब हम लोग गैस मतलब ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड CFC हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हो गया, और उसके बाद में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं, रेफ्रिजरेटर या फिर जो है AC वगैरह से निकलने वाली गैसें हैं जो ऐसे बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, तो इन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसेस करते हैं।
और एक प्रकार से यह गैसें क्या करती है, वातावरण को गर्म कर देती हैं। फिर लिखेंगे गर्म करने के बाद में जब वातावरण गर्म हो जाता है, वातावरण के गर्म होने के बाद में जो हवाएं होती हैं वह गर्म होती हैं। यही गर्म हवाएं जब चलती हैं तो इनके चलने से क्या होता है, ये जब जाकर के पहाड़ों से पर्वतों से टकराती हैं, जो पहाड़ों पर जो है ग्लेशियर बड़े बड़े जो है जमे हुए होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं यानी हिमानियाँ जो होती हैं, उनमें जब गर्म हवाएं टकराती हैं तो गर्मी और वो ठंड ठंड जो पहाड़ होते हैं आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लगते हैं यानी ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर के पिघलने के बाद में क्या होता है, जो है पानी जो है आपका जो नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ जाता है। इसके कारण से बाढ़ की समस्या भी आती है, विस्थापन की समस्या भी होती है। इसी प्रकार से और भी चीज़ों को समझा सकते हैं। ये चीज़ें होते हुए साथ ही साथ भी और तमाम सारे जो है इसके लाभ भी होते हैं। हालांकि जल शक्ति तीव्र वेग से आएगा तो उस पर बांध बना करके हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हो सकती है, बहुत सारे बांध बना सकते हैं। बांध बनाने के बहुत सारे जो है हानियाँ भी होती है। ये सब बताते हुए साथ ही साथ अब ऐसे बताते हुए एक दूसरे से लिंक करते हुए एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे से लिंक करेंगे तो ज़्यादा तरीके से उसको आप डील कर पाएंगे। ओके, जब ऐसे डील करेंगे तो क्या होगा, नदियों में पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाढ़ आएगी। इसके कारण से क्या होगा, नदियाँ चूंकि समुद्र में जाकर के गिरती है तो समुद्र में गिरेंगी तो समुद्र का जलस्तर क्या होगा, समुद्र का जलस्तर जो यहाँ पर था वो थोड़ा बढ़ जाएगा यानी ऊपर हो जाएगा। और जो द्वीप वगैरह मानते हैं समुद्र में, ये द्वीप निकला था, ये मारकर देखिए यहाँ पर समुद्र है, ये समुद्र का जलस्तर ऐसे है। अब यहाँ पर ये जो है द्वीप निकला था, मान लेते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अरब सागर वगैरह, और इसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी है। ओके, ध्यान, बंगाल की खाड़ी इसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब ये ऊपर निकला हुआ है। अब मान लेते हैं समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है ग्लेशियर के पिघलने से, तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे समुद्र का जलस्तर इतना हो गया, अब ये द्वीप जो होगा उसी पर डूब जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या हो गया, डूब गया। और जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह डूब गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, समुद्र की जलस्तर बढ़ने से क्या हो जाएगा, सारे के सारे वहाँ की प्रजातियाँ वगैरह नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से आप एक मुद्दे को लेकर के विभिन्न सारे के सारे मुद्दों को समझाने का जब प्रयास कर देंगे, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और मुझे नहीं लगता अगर इतना लिख देंगे तो आपको नंबर देने से वो कतराएगा। ओके, तो ये सारे मुद्दे आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपकी होगी तारतम्यता, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो तो एक दूसरे से, या आपकी जो भाषा हो ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, कि एक लाइन पढ़े तो दूसरी लाइन पढ़ने पर मजबूर कर दो उसको। ऐसे करो कि वो आपकी पूरी कॉपी पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर आपको टॉप करना है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है तारतम्यता। भैया आप किसी को क्यों देखते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है। अगर कोई लड़की मेकअप वगैरह करके खड़ी हो जाए आपके सामने तो उसको 3-4 बार देखेंगे घूम घूम के, लेकिन अगर कोई वैसे चली जा रही है एकदम से तो उसको कौन देखेगा। तो इसी प्रकार से आप अपने में क्या करेंगे, तारतम्यता रखेंगे ताकि मतलब आकर्षिता क्या हो, बढ़े, उसकी ध्यान रखेंगे। तो तारतम्यता दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आंसर राइटिंग इन BA या फिर इन UPSC वगैरह, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ओके, ध्यान रखेंगे। ये मैं सारे के लोगों के लिए बता रहा हूँ, कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आंसर राइटिंग में ये तरीके अपना लेंगे 100%, यह ध्यान रखेंगे 100% तरीका फॉलो कर लीजिए, आपका नंबर में कटौती हो ही नहीं सकती। कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं होगा जो आपके नंबर को काट देगा। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए इसी मात्रा में। नॉलेज के साथ साथ ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद में आपको भाषा के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। भाषा में जो नई नई शब्दावलियाँ आती हैं उन शब्दावलियों के बारे में आपको जानना अति आवश्यक होता है। तो भाषा के बारे में भी आपको जानना चाहिए, और उसकी शैली कैसी होती है, आप किस तरीके से लिखते हैं, भाषा की शैली क्या है। और भाषा की शैली में जैसे आप लिखते हैं कि हो सकता है कि आपकी भाषा शैली उतनी मधुर ना हो, उतनी अच्छी ना हो, लेकिन तो आपको करना कि भाषा आपकी इसे मान लेते हैं हिंदी है। अब भाषा को लिखने के लिए भाषा में क्या क्या चीज़ें आप प्रयोग कर रहे हैं, किन मुद्दों को कहाँ पर अटैच कर रहे हैं, वो सारी की सारी होंगी आपके शैली के ऊपर डिपेंड। तो कहीं ना कहीं भाषा और शैली जो होती है एक दूसरे से क्या है, संपूरक की होती है। इसलिए विद्वान कहीं कहीं पर भाषा शैली को एक ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको भाषा शैली आपको ठीक ठाक रखनी है ताकि एग्जामिनर के समझ में आ जाए, और एक प्रकार से क्या हो, कुछ ऐसी बातें लिखिए जो एग्जामिनर उस पर सोचने पर मजबूर हो जाए। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। ऐसी कुछ शब्दावलियों का आपको प्रयोग करना होता है, क्योंकि भाषा क्या होती है, जटिलता से सरलता की ओर होती है। जैसे कि संस्कृत से बनी, संस्कृत में भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। अब वहाँ से संस्कृत से क्या बनी, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्रकृत, प्रकृत से बनी क्या, प्रकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या बनी अवहट्ट, अवहट्ट से क्या बनी हिंदी। तो एक प्रकार से संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप जो संस्कृत से बिगड़ा पाली, पाली से बिगड़ा प्रकृत, प्रकृत से बिगड़ा कौन, प्रकृत से बिगड़ा मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रकृत से बिगड़ा आपका क्या अपभ्रंश, अपभ्रंश का बिगड़ा क्या बना, अपभ्रंश का बिगड़ा आपका अवहट्ट बन गया, और अवहट्ट का बिगड़ा हुआ रूप हिंदी बन गया। और हिंदी से धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदी की भाषा में विकास। ध्यान रखें, जब भी किसी भाषा का विकास होता है तो
भाषा जटिलता से सरलता की ओर होती है, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, भाषा में नित्य नूतनता जो होती है, जो नवीनता होती है, उसको भी आप जब उसमें करेंगे तो आपका जो उत्तर होगा वो मनोहर होगा और जो है एक प्रकार से लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे, लोग क्या, एग्जामिनर जो होगा। ओके, तो यहाँ पर भाषा शैली का प्रयोग आपको सही तरीके से करना है। अगला मुद्दा आपका टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का पेपर होता तो ऐसे आप पहले से ही रणनीति बना करके जाएंगे, जैसे हमने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपको टाइम मैनेजमेंट और ये सारे के सारे मुद्दे को फॉलो कर लेना है। 10 दिन पहले 20 दिन पहले से बैठ करके इन सभी प्रकार से ऐसे मुद्दे को लेकर के आपको जो है क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद में होगा क्या, जब ये सारे आप प्रैक्टिस लगभग 10 सेट आप हल कर लेंगे, 10 सेट आप हल कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप जो है 100% प्रश्नों को 3 ही घंटे में आप कर देंगे, कोई भी प्रश्न आपसे छूट करके नहीं जाएगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपको करना क्या, आपको पहले जो है प्रीवियस ईयर सेट आपको लगा लेने हैं, तो इससे टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा और उतने ही टाइम में बैठिए, छत पर बैठिए या फिर कोई रूम बुक कर लीजिए, उस रूम में बैठिए आराम से, उसमें किसी को आने मत दीजिए। 3 घंटे कैसे आप परीक्षा देते उसी प्रकार से आप 3 घंटे में बैठ करके आसानी से पेपर को सॉल्व करें। ओके, ध्यान रखेंगे, बिना बुक के सहारे, कोई बुक वगैरह मत लीजिए, जिस प्रकार से पेपर देते उसी प्रकार से दीजिए, फिर अपना आकलन कीजिए कि हाँ मेरा कैसा आ रहा है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट, ऐसे आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में आपका धैर्यता क्या होनी चाहिए, पेपर लिखते समय कभी भी कोई मुद्दा ये हो कि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको 2 मिनट के लिए उसको ब्रेक करिए और सीधे इस पर ऐसे दिमाग पर मारना मत प्रारंभ करिए। आप सोचिए बिल्कुल भी मत उस प्रश्न के बारे में, उस प्रश्न को तुरंत छोड़िए और आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न जब आप करना प्रारंभ कर देंगे तो हो सकता है उस प्रश्न में, उस दूसरे प्रश्न जो छोड़ करके आए हैं उसका क्लू आपको मिल जाए। इस प्रकार से आप अच्छे से अच्छी तैयारी करके और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, धैर्यता बना करके। तो आपको एग्जाम में धैर्य बना करके रखना है, बिल्कुल निश्चिंत मूड में आराम से लिखेंगे। कोई एकदम से, बारिश तो हो नहीं रही ना, और बारिश भी होगी तो आप छत के नीचे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या बनाना है, आपको धैर्यता उसमें बना के रहनी है, आराम से बैठ करके लिखना है। कोई भी परीक्षा हो, आपको हड़बड़ाहट में नहीं लिखना कि फेल हो जाऊंगा या होगा, कुछ भी नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आराम से लिखो, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। पानी पीने का मन है पानी पीने भी जाओ, लेकिन उचित मैं यही बताऊंगा कि आप सारी चीज़ों, जितनी भी क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ आपके शरीर की होती, सब कुछ करके उसके बाद में जब पेपर देने बैठिए। ओके, ध्यान रखिए, जब आप 10 सेट सॉल्व कर लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपके पास ज्ञान तो होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो आप बीए में तो सक्सेस हो जाएंगे, ज्ञान के बिना भी कैसे, बिना पढ़े जो है कॉपी कैसे लिखे। ये आप जैसे कि कोई मुद्दा पूछ लेगा तो उसको आर्थिक कारण, राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के सारे कारण लिख देंगे, ये सब मुद्दे लिख देंगे, आराम से आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर। हालांकि 10 का है तो 5 नंबर तो दे ही देगा, अगर आप लिखे रहेंगे, कॉपी में कुछ लिखा है तो नंबर मिलेगा आपको। लेकिन अगर यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, मतलब आईएएस पीसीएस वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें बड़े बड़े जो है धुरंधर जो होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं ऐसे जो है। हालांकि बीए में भी धुरंधर कॉपी चेक करते हैं, लेकिन देखते कहाँ उतना। चले, तो उतने सही तरीके से आपकी कॉपी हो सकता है ना चेक हो, लेकिन हाँ, तो आप ऐसे लिखेंगे कॉपी मेरी चेक ही हो रही, पूर्ण रूप से चेक होगी, और आप उस पर डटे रहिए, आराम से लिखिए। बिल्कुल आप बता रहे कर्म करेंगे ना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें तस फल चाखा। तो कर्म करते रहिए, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी यार, अब इतने मुद्दे आप लिख देंगे, किसी की इतनी मतलब वो नहीं होगी कि आपको नंबर ना दे। सभी लोग, आपको एग्जामिनर यही चाहता है कि बच्चा कितना लिखे। कोई बच्चा ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो है जिसकी बात मेरे समझ में ना आए, तो ऐसे आपको लिखना है। तो ये सारे के सारे मुद्दे आपको अपना करके अच्छे से अच्छी तरीके से अपनी कॉपी लिख देनी है, चाहे पीसीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, या फिर चाहे आपकी जो है बीए की परीक्षा हो। ओके, आप आसानी से इन सभी मुद्दों का प्रयोग करके आसानी से कॉपी लिख सकते हैं। हालांकि इन सभी जो है ट्रिक्स को फॉलो किस पर करेंगे, प्रीवियस ईयर के 10 पेपर पर, और 10 सेट हल करने के बाद में आप फिर से मेरे चैनल पर आइएगा और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ सर, जो आपने बताया था वह मुद्दा, वह ट्रिक बिल्कुल करेक्ट है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मेरी ट्रिक और मेरी यह मेहनत अगर आपको पसंद आई, इन सभी मुद्दों पर भैया ना, ये सब शब्दों को ढूंढने में, इन सभी पर अध्ययन करने में ना पूरा का पूरा कम से 2-3 दिन लग जाता है। इन सभी को मुद्दा इकट्ठा करने में क्या क्या चीज़ें करें, क्या अपने स्टूडेंट्स को मैं बता दूं जो किसी दूसरा व्यक्ति ना बता पाए, यह मैं सोचता हूं। और नई नित्य नूतनता मैं अपने कंटेंट में रखता रहता हूं, और आप लोगों के समक्ष ऐसी ऐसी जो है शब्दावलियों का प्रयोग करके आपको अच्छे से अच्छे चीज़ें बताता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर पा सके। और एक बार मैं सेमिनार करूँ और उसके बाद में आप सभी के लोगों के जो नंबर हों उनको जो है एक वीडियो में बनाने का प्रयास करूँ, और आपके चैनल पर भी मैं उपलब्ध करवा दूँ। और आपके नंबर के साथ में आप जो है उसमें आराम से वीडियो में लाइव क्लासेस देख लेंगे, मतलब लाइव में मैं आपके नंबर
अनाउंसमेंट करूँगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारे मुद्दे आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।